शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से संबंधित। अब चूंकि कांग्रेस का जो पोजीशन है हमारे देश में केंद्र सरकार के एकदम अपोजिशन में पड़ जाती है, तो अपोजिशन का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। और वो मजबूत कब होगी? जब उनका जो नेता है, उनका जो मुखिया है, उनका अध्यक्ष मजबूत होगा। तो पहली बार ऐसा समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जो है गांधी परिवार को छोड़ना चाहती है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट ये देखे हैं, जब तक गांधी परिवार लीडरशिप रहा है कांग्रेस का, उतना ज़्यादा विकास नहीं कर पाई है। ना ही वो किसी राज्य में अपनी सरकार को बना पाई है और ना ही वो प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाई है। इसलिए आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि कांग्रेस भी चाहती है जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और लगता है कि वो नेशनल लेवल पर उभर कर सामने आ सकते हैं और मोदी को टक्कर दे सकते हैं। तो दो प्रमुख चेहरे हैं जो कि कांग्रेस के प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे। एक तो हो गए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और दूसरे हो गए शशि थरूर। दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट होने वाला है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो आई है कश्मीर से। कश्मीर में 23 साल के बाद फिर से सिनेमा घर ओपन होने वाले हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि पहले भी गवर्नमेंट ने कोशिश ज़रूर करी थी, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों के चलते चलते यहाँ पर सिनेमा घर को बंद कर दिया गया था। और आज के टाइम में भी यदि गवर्नमेंट इनको ओपन कर रही है तो सबसे बड़ी जो उनके पास चुनौती यही रहेगी कि हमारी जो सिक्योरिटी है ना, वो टाइट रहना चाहिए, क्योंकि सिनेमा हॉल में बहुत सारे लोग डेली इकट्ठे होते हैं। तो यदि किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना घटित होती है तो बहुत सारे लोगों की जानें यहाँ पर जाने वाली हैं। इसलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम इसकी हिस्ट्री को देख लें, हिस्ट्री की यदि अब हम बात करें तो कश्मीर वैली में 1990 के दशक में बड़ी बड़ी जब मिलिटेंसी घटनाएं हुई थी तो 1990 के दशक में यहाँ पर सिनेमा बंद कर दिया गया था। गवर्नमेंट जिसके लीडर थे फारूक अब्दुल्ला, 1996 में काफ़ी सारे एफर्ट इन्होंने लगाए कि हम रीओपन कर दें इन सिनेमा हॉल को, ब्रॉडवे एंड नीलम, बट दे फेल टू सर्वाइव ड्यू टू पुअर पैट्रोनेज। दो नाम यहाँ पर बताए गए हैं, ब्रॉडवे और नीलम सिनेमा घर के, लेकिन इनके एफर्ट उतने ज़्यादा नहीं सफल हो पाए। फिर 1999 में रीगल सिनेमा, ये टागिज का नाम है, ये पड़ती थी लाल चौक में, ये इसको भी बंद करना पड़ा गया था इसकी स्क्रीनिंग। ये जो स्क्रीनिंग थी मूवी प्यार कोई खेल नहीं, आफ्टर मिलिटेंट हर्ल्ड ए ग्रेनेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ इट्स ओपनिंग। तो जब इसकी ओपनिंग हुई थी उसी दौरान मिलिट्री आतंकवादी घटना हुई थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या चाहता है कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कैश के डोनेशंस को जो कि पार्टी को दिया जाता है। इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज़ल दिया है कि हम रिड्यूस कर देंगे एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन को। एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस को 2000 करना चाहते हैं, पहले ये 20,000 हुआ करता था। एंड कैप कैश डोनेशन 20% या फिर मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़ टू क्लींस इलेक्शन फंडिंग ऑफ ब्लैक मनी। चुनाव में काले धन का यूज़ नहीं होना चाहिए। इसके चलते चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। कैश के डोनेशन का जो लिमिटेशन है वो 20% कर दिया गया है। ठीक है, यदि आप बीजेपी को पैसा दे रहे हो तो बीजेपी को डोनेशन मिल रहा है तो वो कितना मिलना चाहिए, 20% वो कैश ले सकती, या फिर इसकी लिमिटेशन है 20 करोड़ मैक्सिमम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी राजीव कुमार, इन्होंने लिखा है खत किसको, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू को। इन्होंने रिकमेंड किया है कुछ अमेंडमेंट, किसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, ऐसा सोर्सेस का कहना है।
ये जो प्रपोज़ल लाए गए हैं इनका उद्देश्य है कि हमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आना है। ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए डोनेशन में कि कौन व्यक्ति किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। ट्रांसपेरेंसी इन डोनेशन रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड आल्सो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कैंडिडेट ट्राइंग देयर लक एट द हस्टिंग। इसके साथ साथ में ऐसे कैंडिडेट जो कि अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं उनके पास भी थोड़े से ऑप्शन खुले रहना चाहिए। रूल क्या कहता है? करेंटली पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू डिस्क्लोज ऑल डोनेशन अबव 20,000। जैसे कि मैं बीजेपी में हूँ और मुझे यदि 20,000 से ज़्यादा रुपया का चंदा कहीं से मिला है तो वो मुझे जानकारी देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इफ़ द इलेक्शन कमीशंस प्रपोजल इज़ अप्रूव्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री, यदि लॉ मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन के इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया तो अब क्या काम करना पड़ेगा? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको 2,000 रुपया भी यदि किसी से मिल रहा है तो उसकी जानकारी उनको देना पड़ेगा। इससे ट्रांसपेरेंसी आने वाली है फंडिंग के केसेस में, ऐसा सोर्स का कहना है। निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग, जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो भारत का चुनाव आयोग संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से 1950 में बनाया गया एक परमानेंट संवैधानिक बॉडी है। भारतीय संविधान कहाँ पर सम्मिलित है? संविधान के 15 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। ये एक अखिल भारतीय निकाय है, ठीक है, पूरे इंडिया में काम करता है ये चुनाव आयोग, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए चुनाव कराने का काम करता है। आर्टिकल 324 भारतीय संविधान के ईसीआई से संबंधित है। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदनों के साथ साथ में राज्य के विधानसभाओं के चुनाव का संचालन भी करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभाओं के लिए भी चुनाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के हिसाब से चुनाव आयोग का गठन किया गया। फिर 2001 में आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। शुरू में आयोग में केवल एक मेन व्यक्ति रहा करता था जिसको हम मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं। फिर बाद में क्या कर दिया गया? 2 चुनाव आयुक्त हो गए और एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। मतलब एक व्यक्ति रहेगा ऊपर, एक हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके नीचे रहेंगे 2 चुनाव आयुक्त। आज के टाइम में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है ताकि ये कामकाज को अच्छी तरह से हैंडल कर ले। यदि एक ही व्यक्ति रहेगा संभालने वाला तो अच्छे से वो संभाल नहीं पाएगा। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति हमने करे थे। हालांकि इनका कार्यकाल सिर्फ 1 महीने का था, जो 1 जनवरी 1990 को ख़त्म हो गया था। फिर 1 अक्टूबर 1993 को 2 और भी हमने चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए। तभी से लेकर के बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा आज तक चले आ रही है, जिसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो अलग अलग आर्टिकल में क्या क्या चीज़ लिखा है यहाँ पर बताया जाता है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, 326, 327, 327, 28, 29। तो संरचना तो हम देख ही चुके हैं कि एक ऊपर व्यक्ति रहेगा, उसके नीचे 2 लोग रहेंगे। एक रहेगा मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे रहेंगे चुनाव आयुक्त, 2 ठो। तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसमें क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त भी आ जाते हैं। जब 2 से अधिक अन्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हम अध्यक्ष बना देते हैं। इन सभी कर्मियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इन व्यक्तियों के लिए पद की अवधि और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। नियुक्ति और कार्यकाल की यदि हम बात करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उनके पास 6 साल का कार्यकाल रहेगा या फिर 65 वर्ष की उम्र तक ये काम करते रहेंगे। इन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन मिलेगा, जो भी है लाभ वगैरह उनको मिलते रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का एकमात्र तरीका है संसद द्वारा उसके ऊपर आपको महाभियोग लगाना पड़ेगा।
कौन कौन से कार्य बांटे गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? तो पहली नंबर की बात है निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षेत्र का निर्धारण करना। ठीक है, कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे, कहाँ कहाँ पर चुनाव रहेगा। सेकंड नंबर की बात यह है मतदाताओं की सूची तैयार करना और उसमें कुछ संशोधन करना। डेट और कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करना है और नामांकन पत्रों की जांच करना। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या फिर राजदल के रूप में मान्यता प्रदान करता है चुनाव आयोग, और चुनाव चिन्ह भी बांटता है। कर्मचारियों के लिए राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल से अनुरोध। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी का पर्यवेक्षण कार्य। इसके अलावा एडवाइजरी के तौर पर भी ये काम करता है, जैसे कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता के लिए राष्ट्रपति को कुछ सलाह दे सकता है। ये विधानसभाओं के सदस्यों और विधान परिषदों के सदस्यों की अयोग्यता के लिए भी सलाह दे सकता है राज्यपाल को। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य में चुनाव कराने पर राष्ट्रपतियों को सलाह देता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इजिप्ट और भारत के रिलेशन को ये बताती है। इजिप्ट ट्रेडिशनली इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इंडिया इजिप्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था और ऑपरेशन में रहा है सिंस मार्च 1978 से ही, और ये आधारित है ऑन द मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लासेस एंड द बायलैटरल ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड मोर देन 5 times इन द लास्ट 10 years। पिछले 10 साल में आप देखोगे भारत और इजिप्ट के बीच में ट्रेड लगभग 5 गुना बढ़ चुका है। वहीं आप बात करोगे बायलैटरल ट्रेड 2018-19 में कितना पहुंच गया, 4.55 बिलियन। पेंडेमिक होने के बावजूद ट्रेड का जो वॉल्यूम रहा था वो डिक्लाइन हुआ था लगभग थोड़ा सा ही। पहले 4.55 था, घट करके 4.5 हुआ 19-20 में। एंड टू यूएस $4.15 बिलियन इन 2020-21। इजिप्ट का एक्सपोर्ट टू इंडिया की यदि हम बात करें वर वैल्यूड एट $1.89 बिलियन, और इंपोर्ट कितना करता है इजिप्ट इंडिया से, वो है $2.26 बिलियन, विद इंडिया हैविंग ए फेवरेबल ट्रेड बैलेंस ऑफ $372 मिलियन। बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में एक्सपांड हो रहा है तेज़ी के साथ में। कब? 2021-22 की यदि हम बात करें। ठीक है, तो इसका टोटल अमाउंट हो गया है 7.26 बिलियन, अमाउंटिंग टू 7.26 बिलियन, रजिस्टरिंग ए 75% इंक्रीज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2020-21। पिछले साल और इस साल से यदि आप तुलना करोगे तो 75% की वृद्धि हुई है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट रहा है इजिप्ट को ड्यूरिंग दिस पीरियड अमाउंटेड टू $3.74 बिलियन, मतलब कि 65% की वृद्धि देखी गई है इंडिया के एक्सपोर्ट में। एट द सेम टाइम इजिप्ट का जो एक्सपोर्ट रहा है इंडिया वो पहुंच गया था $3.52 बिलियन, और उनके देश ने 86% ज़्यादा रोजगार किया है इंडिया से। यदि आप देखोगे तो इंडिया का 60-70%, लेकिन इजिप्ट ने 86% हमको एक्सपोर्ट करा था। अब हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ हम वहाँ भेज रहे हैं और क्या वहाँ से ले रहे हैं। 2021 के पीरियड के दौरान टॉप इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम इजिप्ट वर, इजिप्ट से हमने क्या क्या मंगवाए थे? ऑयल, पेट्रोलियम, फर्टिलाइज़र, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इसके साथ साथ में कॉटन। मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट टू इजिप्ट फ्रॉम इंडिया वर बफेलो मीट। ठीक है, इंडिया की तरफ से हम क्या क्या एक्सपोर्ट करे थे? बफेलो मीट भेजे, आयरन और स्टील भेजे, लाइट व्हीकल्स भेजे, कॉटन यान भेजे। अब यदि हम बात करें इजिप्टियन सेंट्रल एजेंसी फॉर पब्लिक मोबिलाइजेशन एंड स्टैटिक्स, कैपमास की बात करें, इंडिया तीसरे नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है इजिप्ट के लिए, और 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा है इजिप्ट को। ये यहाँ पर डेटा कुछ प्रस्तुत किया जाता।
न्यूज़ की तरफ हम देखें तो डिफेंस कोऑपरेशन करने की बात करी जा रही है। दोनों ही कंट्री तैयार हो गए हैं कि हम साइन करेंगे एक MOU को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, जिसमें डिफेंस का कोऑपरेशन रहेगा। दोनों देश रक्षा से संबंधित सहयोग करने वाले हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी एक्नॉलेज कर दिया है कि इजिप्ट जो है उन देशों में आ जाता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हैं इंडिया के। कहाँ पर? अफ्रीका में। एंड दैट बायलेटरल ट्रेड हैज एक्सपांडेड सिग्निफिकेंटली, द स्टेटमेंट फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री एडेड। इजिप्ट ने एक्सप्रेस करा है कि हम इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हम एक्वायर करेंगे मिलिट्री प्लेटफॉर्म इंडिया से। Among other things, the Egypt government is considering the indigenous light combat aircraft for its fighter requirement। तो इंडिया से क्या खरीदने के चक्कर में है? इजिप्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA को खरीदना चाहता है। कर्नाटक के केस की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो कर्नाटक की तरफ से ये कहा गया कि जो लड़कियां चाह रही हैं कि वो हिजाब में स्कूल पहनने जाएंगी, ये उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो कर्नाटक का कहना था, कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना था कि आप जो है स्कूल में इस प्रकार के यदि कपड़े पहनकर आ रहे हो तो ये कोई आपका फंडामेंटल है नहीं, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पर लागू होते ही नहीं हैं, इसलिए आपको यहाँ पर हिजाब पहनकर नहीं आना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है हमारे जो फंडामेंटल अधिकार है ना वो हर जगह लागू होते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, मार्केट। आप खुद प्रधानमंत्री को देख लीजिए, लाल किला में जब वो भाषण दे रहे थे तो उनके सर में पगड़ी थी कि नहीं? वो हिंदू हैं तो हिंदू के हिसाब से अपने रीति रिवाजों को कहीं पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी उसको शो कर सकते हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि स्कूल में हम किसी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं? फॉरेन वाले पेज में चलें तो फॉरेन की एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं चाइना से। चाइना की गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग कर रही है कि हमारे यहाँ जो बॉर्डर से एंट्री हो रही है उसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उसको हम कुछ सरल करें ताकि हमारे यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चाइना की गवर्नमेंट ने मंडे के दिन इशू किया है कुछ ड्राफ्ट रूल्स को, जिनका उद्देश्य है कि हम हमारे यहाँ के जो फॉरेनर्स हैं जो कि एंटर कर रहे हैं चाइना विज़िट के लिए टूरिज़्म के हिसाब से, ठीक है, चाइनीज़ बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं, तो हम उनके उस नियम कानून में एंटर करने के कुछ छूट दे रहे हैं। ट्रैवल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द टूर एजेंसीज, तो ट्रैवल के ग्रुप्स हैं वहाँ पर, इसको ऑर्गेनाइजेशन किया गया था टूर की एजेंसीज ने। इन बॉर्डर एरियाज इन चाइना कैन चूज देयर पोर्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फ्लेक्सिबली, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म का कहना है। तो इसमें यह कहा गया है जो टूर की एजेंसी हैं कहाँ पर है? बॉर्डर में। तो ये उनके ऊपर हो गया है कि वो कहाँ से लोगों को एंट्री ले रही हैं और कहाँ पर उनको एग्जिट कर रही हैं। China has shut its border to foreign tourists since the outbreak of the coronavirus in 2020। 2020 में जब कोरोना आया था तो टूरिस्ट लोगों के लिए अपने दरवाजे चाइना बंद कर दिया था। विथ ओनली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फॉरेन नेशनल्स, पार्टिकुलर किसी देश के लोगों को ही ये अलाउ करा था टू एंटर द कंट्री सच एज दोज होल्डिंग सर्टेन वर्क वीज़ा, जो पार्टिकुलर कामकाज के हिसाब से आ रहे हैं उनको अलाउ कर रहा था। हाल के महीने में आप देखेंगे तो जो नियम कानून है ना ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स कर दिए गए हैं। फ्रॉम कंज्यूमिंग मोर फ्लाइट्स बिटवीन चाइना एंड सम कंट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़्लाइट चलाना चालू कर दिया है। अलाउ कर दिया फॉरेन स्टूडेंट को विथ वैलिड रेसिडेंट परमिट टू एंटर द चाइना। इसके साथ साथ में क्वारंटाइन का जो टाइम पीरियड है चाइना ने उसको भी रिड्यूस कर दिया। चाइना शेयर करता है बॉर्डर 10 से भी ज़्यादा देशों के साथ में, रसिया, मंगोलिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम इनमें शामिल है। चाइनीज सिटीज़ अलोंग द बॉर्डर आर ऑफन हिट बाय इम्पोर्टेड केसेस ऑफ कोरोना।
क्या है, बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसी की चलते चलते कोरोना भी चाइना में इंटर कर जाता है। ये दिक्कत हो जाती है चाइना के साथ में, कोरोना फैलेगा करके उस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगा